अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, ये टैली होता है। जो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन होता है ना, ये पहले से टैली होता है, ऐसा ही है। अब हमने एडजस्टमेंट पढ़नी है, पहले हमें ये पता होना चाहिए जो गिवन है ये कहां कहां पर आएगा, ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि हमारे पास गिवन है शॉप इक्विपमेंट, हमारे नॉन करंट एसेट है, ये पता है ना, नॉन करंट एसेट में जाएगा। मोटर व्हीकल कहां जाएगा, नॉन करंट एसेट में। स्टॉक करंट एसेट में। प्रीपेड रेंट करंट एसेट में। बैंक कैश, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंस, कैपिटल इक्विटी, फिर सेल्स, फिर परचेज, फिर यूटिलिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, व्हीकल्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रेनोवेशन, सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और टोटल, ठीक है। ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस है। अगर कोई जर्नल, ट्रेडिंग, ऑपरेटिंग, मिसलिनियस, अगर एक्सपेंस नाम आ जाना तो एक्सपेंस में जाएगा, वो तो फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, ठीक है। अब आगे देखें जरा, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें पता है कहां जाता है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होगा और करंट एसेट में लिखते हैं, ठीक होगी बात। ये हमें एडजस्टमेंट का पता है। फिर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट ऑफ 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर डेप्रिसिएशन वो फाइंड करके ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दे तो इसका मतलब है वो डेप्रिसिएशन फाइंड कर चुका है, उसने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई है डेप्रिसिएशन, तो हमने दोबारा डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं करनी। अगर वो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन नहीं गिवन फिर हम फाइंड करेंगे, ये बात समझ लगी है। डेप्रिसिएशन अगर वो ट्रायल बैलेंस में फाइंड कर चुका है तो फिर हमने दोबारा डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं करनी, और अगर उसने नहीं की फिर हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। तो वो बताता हूं, आगे लिखा नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते हैं ना, नेट करके लिखा हुआ उसने। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है, हम डेप्रिसिएशन कहां लिखते हैं, एक्सपेंस में लिखते हैं और एसेट में से माइनस करते हैं। उसने एक्सपेंस में भी लिखा हुआ है और ऊपर भी नेट किया हुआ है, इसका मतलब जो एडजस्ट करना था वो हो चुका है, अब जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। शॉप इक्विपमेंट वाज परचेज्ड 1400, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन इट। वो कहता है 1400 के कैसेट खरीदा था हमने शॉप इक्विपमेंट, इसकी डेप्रिसिएशन नहीं ली हमने, हम इसकी डेप्रिसिएशन ले लेंगे। इसकी वो कहता है डेप्रिसिएशन, जब उसने खुद कह दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों देता है बना, कि जो काम उसने नहीं किया उसके बारे में बताता है। कहता है एक इक्विपमेंट खरीदा था 1 जुलाई 2014 को, हमारा ईयर एंड क्या है भला, जून 15, इसका मतलब पूरा साल 30 जून 15, और उसने ये ऐसे खरीदा कब था, 5 जुलाई को, इसका मतलब पूरा साल 5 जुलाई से जून। 1400 का आपने एक एसेट खरीदा था, बट उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन, इस एसेट की डेप्रिसिएशन ले लेते, क्या करेंगे 1400 का ले लेते हैं 20%, क्या आंसर आएगा 280। अब इसको क्या लिखेंगे, एक तो अपने एसेट में से माइनस होगा और डेप्रिसिएशन में जाकर ऐड कर दें, वो तो क्या, उसने सारे फिक्स एसेट का दिया हुआ है, सिर्फ किसी स्पेसिफिक का नहीं है, सारे फिक्स है। अब क्या करोगे, शॉप इक्विपमेंट में से 280 माइनस और डेप्रिसिएशन में 280 ऐड, क्योंकि ये मिसिंग था उसमें। तो क्या करेंगे, इसको ये पता चल गया, जब हम शॉप एसेट की वैल्यू लिखने लगे उसमें से 200 माइनस करके लिख देंगे, बल्कि हम यहां पर लिख ही देते हैं शॉप इक्विपमेंट कहां पर है, इसमें से 280 निकाल के लिखेंगे और इसके अंदर 280 ऐड कर देंगे। ओके होगी बात। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रेनोवेशन एक्सपेंस रिप्रेजेंट, देखो कहीं आपके रेनोवेशन एक्सपेंस लिखे हुए हैं, कहां पर है, ये 5500 की बात हो रही है। रेनोवेशन एक्सपेंस कॉस्ट
रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ फिक्सचर परचेज्ड फॉर शॉप। कहता जो ऊपर रेनोवेशन एक्सपेंस लिखो ना 5500 के, ये कॉस्ट ऑफ फिक्सचर है, ये तो नॉन करंट एसेट है, ये तो फिक्स्ड एसेट हुआ ना। उसने किस नाम से लिखा हुआ है? रेनोवेशन एक्सपेंस से। इधर तो हाँ ये तो खत्म हो गया ना, रेनोवेशन एक्सपेंस है ही नहीं अब। और नॉन करंट एसेट में लिख देंगे जाकर शॉप इक्विपमेंट में कर दो या अलग से कर दो, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन उसने ली होगी या नहीं? भला क्यों? उसने तो माना इसको एक्सपेंस हुआ है, इसका मतलब है इसकी डेप्रिसिएशन भी अभी नहीं है। हम क्या करेंगे? 5500 का 20% लेंगे, 5500 का 20% ले, कितना आ गया? अब ये 1100 कहां लिखेंगे? एक तो डेप्रिसिएशन में जाकर, और दूसरा ये रेनोवेशन एक्सपेंस नहीं है, ये किस नाम से आएगा? फिक्सचर के नाम से आएगा, और इसमें से 1100 माइनस करके लिखेंगे। नहीं समझ लगी नहीं मुझे आपको? तसल्ली से, क्योंकि देखिए हमने पेपर पास करना है तो समझ के जाएंगे तो पेपर पास होगा। हर एडजस्टमेंट के ऊपर एडजस्ट करके फिर एंड पे फाइनल कोड बना देना। हम एडजस्टमेंट पढ़ते पढ़ते पूरा सवाल कर बैठेंगे, पढ़ते पढ़ते आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट आया है। यहां पर भला क्या लिखा हुआ है? यहां पर ऊपर देखिएगा जरा, प्रीपेड रेंट कितना है? 2000। अब जरा नीचे है, कहता है 5वीं एडजस्टमेंट पढ़े, रेंट इज पेएबल ऑन ईयरली बेसिस ऑन 30th सितंबर। 30 सितंबर को पे होता है हर साल, लेकिन हमारा ईयर एंड क्या है? 30th जून। हर साल का 30th जून। अब आप पे करते हो, ये टाइमलाइन है हमारी, ये हमारा है साल 30th जून 2015। आप हर साल कब पे कर देते हो? 30th सितंबर को। अब आपने 30 सितंबर 14 को पे किया होगा ना, और कितना पे किया हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है। क्या ये सारा प्रीपेड है या कुछ एक्सपायर भी हो गया है? मतलब आपको याद होगा उस हमने प्रीपेड की ना 2 तरह की एंट्रीज पढ़ी थी, कि पहले प्रीपेड लिख दो तो बाद में क्या करना है, और पहले एक्सपेंस लिख दो तो बाद में क्या करना है। अब आपने पहले प्रीपेड लिखा हुआ 2000, लेकिन सितंबर से लेकर जून तक तो 9 मंथ बनते हैं, ये तो एक्सपेंस बन जाना चाहिए। तो क्या ये सारा 2000 प्रीपेड में रहना चाहिए, या इसमें से जितना एक्सपायर हो गया उसको एक्सपेंस में लिख देना चाहिए? तो कितना एक्सपायर हो गया? 1500 एक्सपायर हो गया। तो हम अब क्या करें? 1500 को 2000 से निकाल दें और एक्सपेंस में लिख दें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ऐड कर देंगे जाके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इकट्ठे लिखे हुए ना, उसमें जाकर ऐड कर दें। तो क्या करेंगे यार, अलग से भी लिख दोगे तो कोई मसला नहीं। ये यहां पर था प्रीपेड, इसमें से 1500 गया निकल, ये प्रीपेड बाकी 500 बच गया, क्योंकि उसने पूरा 2000 प्रीपेड लिखा हुआ था। सितंबर में पे करके कहता सारा प्रीपेड है, नहीं सारा प्रीपेड जून तक एक्सपायर हो जाएगा, वो बन जाएगा एक्सपेंस, वो 1500 है। ये लिखे देंगे 1500 जाकर किसी एक्सपेंस में लिख देना, और अगर कोई और एक्सपेंस नहीं है तो किस में लिख देना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाकर ऐड कर, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ही है ना। ये बात समझ लग गई? हर एडजस्टमेंट 2 जगह पर जाती है, हर एडजस्टमेंट। हाँ, एक हम इसमें एक एडजस्टमेंट छोड़ी थी, कैपिटल और ड्राइंग्स वाली छोटी। अगली बात देखें, नंबर 6, ये एक नई चीज है, इसके बारे में ना मैं अभी सिर्फ ये सवाल हल करवाऊंगा, फिर इसकी एक दोबारा एडजस्टमेंट आएगी, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। लिखा हुआ है बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई। कब लिया बैंक लोन? 1 जुलाई। इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ, कितने टाइम का इंटरेस्ट कर रहा है? 1 महीने का। जून 25-15 का हैज बीन क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। अब इस बात का मतलब समझे, पहले यहां पर गौर से देखें, ये क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट पेएबल। ये तुम्हारी लायबिलिटी नहीं होती? उसने किसके अंदर लिखा हुआ है? लोन अकाउंट के अंदर। अब इंटरेस्ट पेएबल एक करंट लायबिलिटी होती है, लोन हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है उस भाई साहब ने लिखना था इंटरेस्ट पेएबल के अंदर, लिखा किसमें? लोन के अंदर, लेकिन लिखा 1 महीने का।
अब हमें कैसे पता चलेगा 1 महीने का इंटरेस्ट? यहां कोई हिंट नहीं है। वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन में, यहां पे आपने लोन कब लिया था पता है? जुलाई 2014 में। इसका मतलब इंटरेस्ट कितने टाइम का बनेगा? 12 महीनों का। तो ये 612 महीनों का इंटरेस्ट है, इसमें से 1 महीने का निकाल। ये 12 महीनों का हुआ ना। जिस दिन से लोन लिया है आपने और अब तक 12 महीनों से ज्यादा कभी नहीं आ सकता, 12 महीनों से कम हो सकता है। 12 महीनों से जब कभी ज्यादा टाइम बनने लगे ना तो 12 महीने लेने हैं। 12 महीने से कम टाइम बने तो कम लेने हैं, क्योंकि हम बना रहे थे फॉर द ईयर, तो 1 साल से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो आपके पास 600 है साल का इंटरेस्ट, तो इसको 12 पे डिवाइड किया तो कितना बना? तो ये 150 ना अभी पेएबल है, तो इस पेएबल को कहां लिखना चाहिए? करंट लायबिलिटी में। उसने किस में अंदर लिख दिया है? लोन। अच्छा, हम पेएबल को इंटरेस्ट एक्सपेंस में ऐड करते हैं और लायबिलिटी में लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। जब वो कह देते हैं ना मैंने लोन के अंदर लिखा है, इसका मतलब है उसने इंटरेस्ट के अंदर ऐड कर दिया है, पेएबल में लिखते वक्त गलती कर दी है। असल किसी भी इंटरेस्ट पेएबल को, अक्रूड इंटरेस्ट को हम कहां लिखते हैं? अक्रूड एक्सपेंस को कहां लिखते हैं? अक्रूड एक्सपेंस की बताएं एडजस्टमेंट। अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी, यही है। अक्रूड और पेएबल एक ही बात है। इंटरेस्ट पेएबल कह रहा है वो 1 महीने का, कहता लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब इसका मतलब होता है उसने गलती की है इंटरेस्ट पेएबल लिखने में, इंटरेस्ट एक्सपेंस में लिखने में कोई गलती नहीं की। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जरा गौर तो करो, लोन के अंदर क्या लिखा हुआ है? 50-50। इसके अंदर 50 उसने वो वाला ऐड किया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें से 50 और ये 50 कहां लिखेंगे? इंटरेस्ट पेएबल के नाम से, लोन से निकाल के ऊपर से, और कहां पर लिखेंगे? करंट लायबिलिटी के अंदर। ओके होगी बात? आगे चलते हैं। अदर विथड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 4000 फॉर पर्सन ड्यूरिंग द ईयर, however no entry was made। ड्राइंग्स किए तो ड्राइंग्स की उसने एंट्री नहीं पास की, तो ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है भला? गुड्स ड्रॉ करो तो एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स डेबिट परचेज, ऐसा ही है। ये एंट्री सबको आती है। जब वो कहता है ना मैंने फलां चीज की एंट्री नहीं पास की, तो कर दो एंट्री, ये परचेज में जाकर माइनस कर दो। और परचेज क्या होता है हमारा? डेबिट होता है ना। परचेज असल में क्या होता है? डेबिट। ये परचेज क्रेडिट हो रहा है तो कम हो रहा है ज्यादा, और ये ड्राइंग्स में जाकर कॉस्ट ऑफ सेल में, वही परचेज कॉस्ट ऑफ सेल ही है, परचेज कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। तो परचेज में से माइनस कर दो जाकर, जब परचेज लिखते हैं ना कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, तो परचेज लिखकर नीचे ड्राइंग्स के नाम से माइनस कर दो 4000, और ये 4000 कहां चला जाएगा? इक्विटी के नीचे जाकर माइनस होगा ड्राइंग्स के नाम से, ड्राइंग में प्लस होगा। नेट करके लिखते, परचेज में माइनस करके लिखते डायरेक्ट, या डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं तो परचेज में से जाकर माइनस ही करना है, जैसे मर्जी करो। वैसे ये आपने परचेज जाकर लिखना है ना, यहां पर परचेज होगा कहीं, ये यहां से माइनस डायरेक्ट करके वहां लिख दें, या फिर पहले उधर परचेज लिख दे, नीचे 4000 लिख दे माइनस, तो जैसे हम परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। आगे चले जरा। परचेज में से माइनस कर सकते हो। उसके बाद लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडजस्टमेंट 4-5 जगहों पर आएगी, तो एक ही जगह पर अच्छी तरह सीख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या शामिल है? 275,000 कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड एनुअल पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ आजम 725,000 and 215,000। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वुड एक्सपायर 30 नवंबर 2015। दोबारा कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है? एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट किसे कहते हैं? 12 महीनों की। फायर इंश्योरेंस फॉर शॉप एंड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ आजम
ये है शॉप की इंश्योरेंस, ये उसके पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस तो ड्राइंग्स में नहीं लिखते, और उसने किस में लिखे हुए हैं? ऑपरेटिंग तो क्या करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस कर दो और ड्राइंग में जाकर ऐड कर दो। नहीं समझ लगी? तो ये है 215, तो 215 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और कहां जाकर ऐड करेंगे? ड्राइंग्स में। अगर ड्राइंग गिवन है तो ड्राइंग में ऐड कर दो, नहीं गिवन तो जाकर उस हेडिंग में जाकर ऐड कर देना, क्योंकि एक ड्राइंग पहले भी तो है ये 4000, और ये 215 भी उसमें जाकर ऐड हो जाएगा। और ये 725 आपने फायर इंश्योरेंस दी है शॉप की, इसमें एक्सपायर कब होना है? हमारा ईयर एंड क्या है? जून। इसका मतलब है थोड़ी एडवांस भी है। यस सर। कितनी एडवांस है, कितने महीनों की? 5 months। तो 725 में से 5 महीने के काउंट करो, कितनी बनती है? ये 302 एडवांस इंश्योरेंस है। पॉइंट भी है पॉइंट। कोई बात नहीं, पॉइंट 302 एडवांस इंश्योरेंस है। 715 का कुछ नहीं, वो कहते हैं 715 भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर है, 215 भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर है। 725 और 215, 215 तो ड्राइंग्स है वो हमने निकाल ली और निकाल कर जाकर लिख दी ड्राइंग्स में। 725 में 302 एडवांस है, तो क्या करेंगे? वहां से 302 माइनस करेंगे और कहां लिखे जाकर? प्रीपेड के नाम से। ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। 725 माइनस होगी इंश्योरेंस। 700 देख 725 तो ऐड है उसके अंदर, उसमें से 302 निकाल लेंगे तो बस। इंश्योरेंस हमें अलग से दी हो, इंश्योरेंस हाँ अलग से दिया होता तो फिर ऐड करते हैं अलग से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूरा निकालते हैं। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अगर ये इंश्योरेंस के अंदर होता तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर होता ही ना। ये एक्सपेंस के अंदर है तो उसको रहने दें, उसके अंदर एक्सपेंस के नाम से लिखा हुआ है ये, लेकिन ये सारा एक्सपेंस नहीं है। 302 इसमें प्रीपेड है, तो प्रीपेड निकालो वहां से। ओके। ओके हो गया बात? तो ये सवाल कर लोगे पक्का? मतलब इसकी एसओसी और एसओएफपी आपने बना दिया, ठीक होगी बात? तो ये आप करके आना। इन केस, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, इन केस फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बिल्कुल यही होनी चाहिए कि आपने ये सवाल हल करके, बराबर आता है नहीं आता उसकी बखैर है, ठीक है? जब आप लोग कल आओगे ना तो सबसे पहले 2 मिनट लगा कर ना मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा कि भाई इसका ये सोल्यूशन है, अपना मैच कर लें। कोई बात नहीं समझी तो दोबारा डिस्कस कर। हाँ आ जाता है, ठीक है? क्या हुआ? आ जाएगा, क्योंकि मैं ना इन्वेंट्री को ना संडे को खत्म कर देना, ठीक है? कल भी हमारे पास टाइम है, परसों का भी टाइम है। 2 दिन में तो छोटा सा टॉपिक है यार, ये मुश्किल वाला काम खत्म हो गया है। एनआरबी को सिखाते हुए टाइम लगता है बस, ठीक है? वो काम खत्म हो गया, आगे सिर्फ जनरल एंट्रीज पढ़नी है आपने, मेजर जो काम है, ठीक है? और वो सवाल जो करवाए जाते हैं ना, जब क्लास टाइम ज्यादा होता है ना तो सवाल बड़े बड़े करवाए जाते हैं, टाइम कम हो तो सवाल को छोटा साइज कर दिया जाता है। बस 10 एडजस्टमेंट की जगह 5 करवाई जाती है, तो वो परेशानी ना ले। ये नहीं कि वो तैयार नहीं होगा, तैयार भी करवा दूंगा। ये आप लोग सैटरडे को तो फ्री हो जाओगे ना, संडे वाले दिन ना जैसे खत्म होगा तो आपका इन्वेंट्री तैयार भी उसी दिन हो जाएगा, ठीक है? बाकी पीछे हमारा फाइनल अकाउंट ही रह जाएगा, और इस फाइनल अकाउंट के ऊपर हमने फुल टाइम देना है। वो तो साथ ही है, करेक्शन अफेयर्स के अंदर कवर हो जाएगा। किसका? बीआरएस तो वो तो क्वेश्चन में शुरू कर दो, वो रोजाना के 10 सवाल कर लिया करो, 10 सवाल करके मुझसे आकर पूछ लिया करो सर इन 10 क्वेश्चन में ये मसला है, ठीक है ना? वो ताकि वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही फायदा है। अब मसला आएगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अगर मसला आ सकता था ना तो इन 20 क्वेश्चन में आ सकता था, अगर इसमें नहीं आया ना तो अब कहीं मसला नहीं आया। वो अगर आ सकता था तो यही नहीं था, वो जो कहता ना इसमें ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, वो थोड़ा सा बंदे को परेशान करता है। चले जनाब, फिर ये आज एक ही क्वेश्चन इसका करते हैं ताकि इन्वेंट्री से जान छुड़ा लेना, तो फिर इसके 2 सवाल शुरू करते हैं, ठीक है? चले जी, अब